आज का हमारा डीप डाइव एक बहुत ही मौलिक दस्तावेज पर है, भारत का संविधान। हमारे पास इसका 2015 का संस्करण है और हमारा मिशन इसे पूरा पढ़ना नहीं है, बल्कि हम सिर्फ इसकी विषय सूची यानी टेबल ऑफ कंटेंट्स को देखकर इसकी आत्मा को समझने की कोशिश करेंगे, जैसे किसी शहर को घूमने से पहले उसका नक्शा समझना। हाँ, ये बिल्कुल एक नक्शे जैसा ही है, पर एक ऐसा नक्शा जो सिर्फ रास्ते नहीं दिखाता। ये भी बताता है कि शहर को बनाने वालों ने किन इलाकों को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना था। ये विषय सूची सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये देश के दर्शन को एक तार्किक क्रम में दिखाती है। इसके प्राककथन में इसे एक जीवंत दस्तावेज भी कहा गया है और इसकी संरचना हमें बताती है कि ये जीवंत क्यों है। ठीक है, तो चलिए इस नक्शे को खोलते हैं। मैं देख रही हूं कि यह अधिकारों या सरकार से शुरू नहीं होता, बल्कि भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र से शुरू होता है। क्या यह सिर्फ एक भौगोलिक परिभाषा है या इसका कोई गहरा मतलब है? नहीं, ये एक बहुत ही दिलचस्प अवलोकन है। इसका गहरा मतलब है। देखिए, संविधान निर्माता पहले ये तय कर रहे थे कि भारत क्या है, उसकी सीमाएं क्या हैं, उसका क्षेत्र क्या है। एक बार जब जगह परिभाषित हो गई, तब वे अगले तार्किक सवाल पर गए कि इस जगह में रहता कौन है। बिल्कुल, और यहीं से भाग 2 नागरिकता आता है। तो क्रम देखिए, पहले देश, फिर देशवासी, और देशवासियों के ठीक बाद भाग 3 मूल अधिकार। ये क्रम मुझे बहुत प्रभावशाली लग रहा है। मतलब सरकार कैसे काम करेगी ये बताने से बहुत पहले संविधान ये बताता है कि नागरिकों के अधिकार क्या हैं, जैसे समता का अधिकार और स्वातंत्र्य अधिकार। इसे इतनी प्राथमिकता देना एक बड़ा बयान है ना? बिल्कुल, और यहाँ बात और भी आकर्षक हो जाती है। अधिकारों के ठीक बाद कर्तव्यों का जिक्र है, लेकिन शायद वैसे नहीं जैसा हम सोचते हैं। भाग 4 में राज्य के कर्तव्य आते हैं, जिन्हें राज्य की नीति के निदेशक तत्व कहा गया है, और उसके बाद भाग 4 क में नागरिकों के मूल कर्तव्य आते हैं। ये क्रम बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, तो मतलब पहले नागरिकों के अधिकार, फिर राज्य की जिम्मेदारी और उसके बाद नागरिक के कर्तव्य। जी, संदेश एकदम साफ था। पहले नागरिक और उनके अधिकार, फिर राज्य की जिम्मेदारी है कि वो उन अधिकारों को सच करने के लिए नीतियां बनाए, और उसके बाद ही नागरिकों से कर्तव्यों की अपेक्षा की जाती है। दिलचस्प बात यह है कि ये जो मूल कर्तव्य हैं, भाग 4 क, वो संविधान में बाद में जोड़े गए थे। अच्छा। हाँ, पर जब उन्हें जोड़ा गया तो उन्हें राज्य के कर्तव्यों के ठीक बाद रखा गया, जैसे ये एक तार्किक अगला कदम हो। ये समझने के बाद अब सरकार की मशीनरी पर आते हैं। भाग 5 संघ और भाग 6 राज्य, दोनों की संरचना लगभग एक जैसी ही दिखती है। कार्यपालिका मतलब राष्ट्रपति या राज्यपाल, फिर संसद या विधानमंडल, और अंत में न्यायपालिका। ये तो लगभग एक ही जैसी संरचना है, बस पैमाने का फर्क है। और यही समानांतर संरचना भारत के संघीय ढांचे का सार है। ये सुनिश्चित करता है कि देश चलाने का एक सुसंगत मॉडल हो, चाहे वो दिल्ली में हो या किसी राज्य की राजधानी में। ये केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों और जिम्मेदारियों का एक बहुत ही साफ खाका तैयार करता है। मुझे तो लगा था कि ये सिर्फ केंद्र और राज्य सरकार के बारे में होगा, लेकिन यहाँ तो भाग 9 पंचायत का भी जिक्र है। ये देखना दिलचस्प है कि शासन को इतने जमीनी स्तर तक ले जाने की सोची गई। ये शासन के विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था, जिसे बाद में और मजबूत किया गया। इसका मकसद था लोकतंत्र को हर गांव तक पहुंचाना। संविधान सिर्फ बड़े स्तर पर सरकार नहीं बनाता, वो ये भी सुनिश्चित करता है कि सत्ता आम आदमी के करीब हो। और ये दूरदर्शिता यही नहीं रुकती। मैं भाग 15 निर्वाचन देख रही हूं, जो एक स्वतंत्र चुनावी प्रक्रिया की गारंटी देता है। और फिर भाग 18 आपातोपबंध, मतलब संकट की स्थितियों के लिए भी प्रावधान। ये तो एक बहुत दूर की सोचने वाली बात लगती है। ये दूरदर्शिता उस समय के अनुभव से आई थी। संविधान निर्माता जानते थे कि देश को बाहरी या आंतरिक संकटों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए उन्होंने एक ऐसा सुरक्षा वाल बनाया जो असाधारण परिस्थितियों में देश की अखंडता की रक्षा कर सके। हालांकि इसके उपयोग पर हमेशा बहस होती रही है, पर यह दिखाता है कि वे एक आदर्श दुनिया के लिए नहीं, बल्कि एक वास्तविक दुनिया के लिए संविधान बना रहे थे। तो इस सब का क्या मतलब है? सिर्फ विषय सूची को देखकर ये साफ हो जाता है कि ये केवल कानून की किताब नहीं है। ये एक कहानी है, एक दर्शन है और एक तरह से देश के लिए एक यूजर मैनुअल है।
ये व्यक्ति और उसके अधिकारों से शुरू होता है, उन अधिकारों की रक्षा के लिए एक जवाबदेह राज्य बनाता है, और फिर स्थानीय शासन से लेकर राष्ट्रीय आपातकाल तक हर स्थिति के लिए एक ढांचा देता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये संरचना व्यक्तिगत स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक प्रक्रिया और एक संघीय प्रणाली के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को उजागर करती है। हर भाग अपनी जगह पर एक कारण से है। अब एक विचारणीय प्रश्न। हमने शुरू में इसे एक जीवंत दस्तावेज कहा था क्योंकि इसमें संशोधन हो सकते हैं। तो यहां एक बड़ा सवाल उठता है ना कि किसी भी संविधान के लिए अपने मूल सिद्धांतों पर टिके रहने की स्थिरता और बदलते समाज की जरूरतों के साथ विकसित होने के लचीलेपन के बीच सही संतुलन क्या है।